हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जेव स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। नेट के कारण दो वीडियो में अपलोड सुबह रिव्यू ऑफिसर का लेट हो गया और शाम को ये वाला बैक टू बैक वीडियो है। तो परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं पहले तो सुबह हम लोग पढ़ रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर को मॉर्निंग में कंप्लीट कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कई सारी चीज़ें अभी तक प्रियम्बल पढ़ लिया है, प्रेसिडेंट पढ़ लिया है। प्रेसिडेंट के अंतर्गत पावर में हम लोगों ने इमरजेंसी पावर देख ली है, इमरजेंसी भी टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। आपातकाल क्या होता है, आपातकाल कौन कौन से आपातकाल होते हैं, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आप ये सब देख सकते हैं। सुबह के समय में रिव्यू ऑफिसर का आपका बैच चल रहा है और इवनिंग के टाइम में हम लोग परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत यूपीपीसीएस अपर में मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे हैं, जहाँ पर ये हम लोग आज अभी तक हम लोगों ने डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगलों का विघटन पढ़ लिया, जहाँ पर हम लोगों ने नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली और पानीपत के तीसरे युद्ध की बातें कर ली। कौन कौन से सक्सेसर थे औरंगजेब के, उसकी कौन कौन सी नीतियाँ थी, इसके बारे में चर्चा कर ली। करनाल का युद्ध देख लिया, बक्सर का युद्ध देख लिया, प्लासी का युद्ध देख लिया, सारी सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद हम लोगों ने एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज, भारत में यूरोपियन कंपनीज के आगमन के अंतर्गत पुर्तगाल, डच, इंग्लिश को ख़त्म कर दिया है। इंग्लिश पे भी हम लोग चल रहे हैं और साथ में हम लोगों ने उसी में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत परमानेंट सेटलमेंट, अथवा उसे हम लोग कहते हैं कि जमींदारी सेटलमेंट क्या है, जमींदारी व्यवस्था क्या है, साथ में रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। कौन से एरिया में है, कितने सबसे ज़्यादा पूरे भारत में, पूरे भूभाग में कौन सी लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व व्यवस्था सबसे अधिक लागू हुई प्रभावी रूप से, उसके बारे में चर्चा, ये सब हम लोगों ने कर ली। क्या उसका फ़ायदा हुआ, क्या उसका घाटा हुआ, तो ये हम लोग कर चुके हैं। आज क्योंकि मैंने आपको बुलिनिज्म, धातुवाद का सिद्धांत समझाया और उस बुलिनिज्म के बाद मैंने चर्चा करी आपसे आगे की कि मैं भूमिका बना रहा था कि आखिर क्यों इस 1857 के विद्रोह का जन्म हुआ, कौन कौन से कारण थे। उन कारणों में एक कारण मैंने जो आपको बताया था, वो मैंने बताया था आपको ग्रीवांसेस ऑफ द पीजेंट्स, क्राफ्टमैन, जो हस्तशिल्पकार हैं उनका ग्रीवांस प्रॉब्लम है। इसके साथ पीजेंट्स की, किसानों की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ज़मीन पे आ चुके हैं भू व्यवस्था के चलते। अब मैं आपको सारी भूमिका बनाने के बाद आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ 1857 का विद्रोह, रिवॉल्ट ऑफ 1857, या इसे हम लोग कहते हैं क्रांति, 1857 की क्रांति, या कभी कभी हम लोग इसको कह रहे होते हैं 1857 का सैनिक विद्रोह, इंडियन, इसको नेशनल रिवॉल्ट, राष्ट्रीय विद्रोह भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्या हुआ, क्या क्या कारण थे इसके होने के, इस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं आज आवश्यकता में। आधुनिक भारत का देखा जाए तो ये पहला चैप्टर है, जहाँ से आप अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम लोग 1857 के रिवॉल्ट को ख़त्म करने के बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे फेजेस इंडियन नेशनल मूवमेंट के, जहाँ पर हम लोग मॉडरेट फेज देखेंगे, एक्सट्रीमिस्ट फेज देखेंगे, और साथ में हम लोग गांधीयन फेज, गांधीवादी दौर की बातें भी करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1857 का रिवॉल्ट। आप अगर यूपीपीसीएस अपर 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर शाम के समय में एक वीडियो अपलोड होता है 6 बजे के बाद में, जो कि यूपीपीसीएस अपर के रिगार्डिंग है, और मॉर्निंग में 9 AM के बाद एक वीडियो अपलोड होता है जो कि आपके लिए रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी जो आई उसके लिए है। तो यूपीपीसीएस प्री कम मेंस के लिए आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर पेड कोर्सेज चल रहे हैं जिनमें आपको अन्य सुविधाएं मिल जाएंगी, जिसके अंतर्गत अन्य वीडियो, करंट अफेयर की PDF, GS की PDF, और आपके जो आपके सब्जेक्ट हैं, जनरल स्टडी GS 1, 2, 3, 4, मतलब एथिक्स का हो गया, GS 3 इकोनॉमी पोर्शन हो गया, इसके अलावा GS 2 में पॉलिटी और सारा सेक्शन हो गया, IR सेक्शन, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, GS फर्स्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं, GS फर्स्ट में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हो गया, इन सब के नोट्स भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज़ भी, इसका भी फ़ायदा मिलता रहेगा, आंसर राइटिंग स्किल का भी फ़ायदा मिलता रहेगा। इस बारे में जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है 1857 का रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह, इसके होने के कारण। पहला तो ये कि होने के कारण, तो पीछे से कहानी भूमिका आपको बनाता हुआ चला आ रहा हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा वो आप उसको देखें, आपको उससे फ़ायदा होगा। देखिए 1857 के रिवॉल्ट, विद्रोह के होने के कई सारे कारण हैं, जिनमें पहला कारण जो मैंने आपको बता दिया है
ग्रीवांसेस ऑफ द प्रॉब्लम है किसकी? ग्रीवांसेस ऑफ द पीजेंट्स, क्राफ्ट्समैन एंड जमींदार, पीसीजेड। पीजेंट्स का तो मैं आपको बता चुका, किसान एकदम जमीन पे आ चुका है, उसको भर्ती करा दिया गया है ब्रिटिश आर्मी में, 5 रुपए माह की तनख्वाह मिल रही है, जबकि उसी के अगेंस्ट, उसके विपरीत जो यूरोपियन है सैनिक है उसको 15 रुपए पर महीना दिया जा रहा है। पहला डिस्क्रिमिनेशन, शोषण तो यही हो रहा है पहला। क्राफ्टमैन की समस्या क्या है? मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ बुलिनिज्म बताया, धातुवाद के सिद्धांत के अंतर्गत मैंने आपसे बताया कि भारत में जहां एक और धातुवाद सिद्धांत से पहले जहां पर भारत में क्राफ्ट्समैन की जो कारीगरी थी वो A1 क्वालिटी की थी, लेकिन मशीन मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद भारत से रॉ मटेरियल इंग्लैंड ले जाया गया, वहां पर पैकेजिंग प्रोसेसिंग की गई, एक तरीके से भारत का जो हस्तशिल्प था उसको बर्बाद कर दिया गया। ठीक, मतलब लोग गांव में जाके बसने लगे, जो उनका हस्तशिल्प था उसे बर्बाद कर दिया गया, क्राफ्ट्समैन की जो स्किल थी वो बर्बाद हो गई। जमींदारों को क्या समस्या है? मैंने बताया आपको 3 तरह के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, जहां पर शोषण किसानों का सबसे अधिक हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जमींदार भी परेशान थे, क्योंकि जहां एक और, जब मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट बताया, मैंने आपको जमींदारी व्यवस्था बताई, तो मैंने आपको बताया कि जमींदारों को जो अतिरिक्त राशि थी उसे रखने का उन्हें मौका दिया जाता था। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि जमींदार को 1/11 और 10/11 का जो सिद्धांत था, जिसके अंतर्गत ये लगान का भाग अंग्रेजों को देना होता था, जबकि ये भाग जमींदार खुद रखता था। इसके अतिरिक्त जो भी जमींदार उगा रहा है, जो भी लगान वसूलता था, वो जमींदार के पास रहता था। लेकिन बाद में जब ये जमींदारी व्यवस्था को खत्म करके रैयतवाड़ी व्यवस्था लेकर आई गई, तो वास्तविकता में दिक्कत जमींदार को हो रही होगी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में तो जमीन के मालिक के अंतर्गत किसान रैयत को ही लगान देने की बात कर दी गई, बिचौलिए के रूप में जमींदारों को समाप्त करने की बात की गई, जमींदारों को हटा दिया गया। तो जमींदारों की भी समस्या है, तो जमींदार भी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। तो ये ग्रीवांसेस है, पीजेंट्स, ग्रीवांसेस ऑफ द पीजेंट, जमींदार एंड क्राफ्ट्समैन। हाँ, ये बात अलग है, 1857 के रिवॉल्ट के दौरान जमींदारों ने पूर्ण रूप से इसमें भाग नहीं लिया। ठीक, तो नंबर 1 मैंने आपको बताया, ग्रीवांसेस ऑफ द पीजेंट्स, जमींदार एंड क्राफ्ट्समैन, किसानों की समस्या, शिल्पकारों की समस्या, जमींदार की समस्या। नंबर टू 1857 के रिवॉल्ट के होने की कारण है ग्रीवांसेस ऑफ द नेटिव रूलर, जो आपके नेटिव रूलर हैं, जो यहाँ पर शासन कर रहे हैं भारत में। फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई, फॉर एग्जाम्पल बहादुर शाह जफर, ये जो जिसको हम लोग कहते हैं बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का शहंशाह, ये 1857 के रिवॉल्ट के दौरान बने। बहादुर शाह जफर, जिन्हें हम लोग कह रहे होते हैं मुगल बादशाह हैं, पोस्ट मुगल की जब हम लोग बात करते हैं औरंगजेब के मरने के बाद, तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह की जब हम चर्चा करते हैं, तो वहाँ पे कहा जाता है कि इनसे कहा गया कि अब जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आने वाले व्यक्ति को हम मुगल बादशाह नहीं बनाएंगे, उसको हम कहेंगे प्रिंस ऑफ इंडिया। प्रिंस ऑफ इंडिया उपाधि छीन ली, टाइटल छीन लिया, भाई साहब टाइटल छीन लिया। इनको दिक्कत होगी, आपका कोई टाइटल छीन लिया तो आपको दिक्कत होगी। रानी लक्ष्मीबाई से कहा गया क्योंकि आपकी कोई भी बायोलॉजिकल संतान नहीं है, इसलिए हम आपके राज्य को हड़प रहे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा दी गई। इस प्रकार जो नेटिव रूलर्स हैं उनको समस्या होने लगी है, तो उनके ग्रीवांसेस हैं। तो मैंने आपको पहला कारण बताया किसानों की समस्या और शिल्पकारों की समस्या। मैंने आपको दूसरा कारण बताया कि नेटिव रूलर जो लोग हैं, राजकुमार है, राजा हैं, सम्राट हैं, उनकी समस्याएं, मुगल बादशाह उनकी समस्या, उनका टाइटल छीन लिया गया। पहला कारण मैंने आपको बताया पीजेंट की समस्या, दूसरा कारण मैंने आपको बताया नेटिव रूलर की समस्या, तीसरा कारण है सिपाहियों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ सिपाही। आप कहेंगे इनकी क्या समस्या है? देखिए, जो सिपाही के अंतर्गत, सिपाहियों की समस्या के अंतर्गत, पहला तो ये डिस्क्रिमिनेशन सैलरी को लेकर, भैया उनको दे रहे हो 15 रुपया, हमको दे रहे हो 5 रुपया। दूसरा है कि एक एक्ट के द्वारा जो ऊंची वर्ण के जो सिपाही थे, जो ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन कर ले गए थे, उनके यहाँ इवन जनजाति में भी ये कहा गया, जो नीचे वर्ग के लोग थे जनजाति में थे, उनके में भी ये कहा जाता था, ये अगर आप लोगों ने समुद्र की यात्रा कर ली तो आपके धर्म को भ्रष्ट मान लिया जाएगा। तो कबीले वाला वो व्यक्ति जो सिपाही बना है, वो ना तो कबीले का बचा और ना ही कबीले वाले तो इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनके कबीले में कहा गया है कि अगर समुद्र की यात्रा करी तो आपका धर्म भ्रष्ट मान लिया जाएगा। तो वो व्यक्ति कबीले का बचता ही नहीं था, तो उसकी बहुत दिक्कत है। इसको कहा गया जनरल एग्रीमेंट था 1856 का, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था, उसके अनुसार ये दिक्कत हुई। नंबर 3 सिपाही के अंतर्गत, सिपाहियों की समस्या के अंतर्गत
अभी मैं आपको एक इमीडिएट कॉज बताऊंगा कि कहाँ पर एक तात्कालिक कारण सिपाहियों के बीच में आया जिसके कारण भी विद्रोह भड़का। लेकिन पहला मैंने बताया आपको किसानों की समस्या, दूसरा मैंने आपको बताया कि नेटिव रूरल्स की समस्या, तीसरा बताया सिपाहियों की समस्या, चौथा कंजर्वेटिव पीपल की समस्या। कंजर्वेटिव का मतलब संकुचित मानसिकता वाले लोगों की समस्याएं क्यों हो रही हैं कि भारत में वास्तविकता में जो मिशनरी आ गए हैं, जो अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि 1813 का जो एक्ट आया, जिसे हम लोग 1813 का एक्ट कहते हैं। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, फिर 1784 आया, फिर 1813 का जो एक्ट आया, इस एक्ट के द्वारा बोला गया कि 1 लाख रुपए दिया जाएगा भारत में एजुकेशन शिक्षा के विकास के लिए, जहाँ पर मिशनरीज के द्वारा अपनी शिक्षा का विकास किया जा रहा था। तो इससे मुस्लिम और हिंदू के बीच एक समस्या खड़ी हो रही थी। तो कंजर्वेटिव मानसिकता के जो लोग थे उनकी एक और समस्या वो क्या हो रही थी, उनको समस्या हो रही थी कि सती प्रथा एक्ट 1829 लेकर आ गया, विडो रीमैरिज एक्ट आ गया। तो उनको समस्या हो रही थी कि भारत की जो संस्कृति है उसको छेड़ा जा रहा है ना। रद्दू लोग परेशान थे। तो इसके अतिरिक्त पांचवा कारण जो बताया गया वो था इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज तात्कालिक कारण में कहा गया कि सिपाहियों को, जो कि विभिन्न विभिन्न धर्मों से थे, हिंदू और मुस्लिम खासकर थे, उन लोगों से गाय और सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूसों को मुंह के द्वारा खोलना था उन्हें, और उन्हें एनफील्ड राइफल्स जो कि इंट्रोड्यूस करी गई थी जनवरी 1856 में, उनको उन एनफील्ड राइफल्स में लगाना होता था। खोल के खोखा खोलो और फिर राइफल में उसको लगाना होता था, क्योंकि उन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी थी। इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा बना, धार्मिक आधार बना। धर्म के आधार पर तो दंगे भारत में होना बहुत आसान हो जाता है। तो ये वास्तव में कहा गया कि धार्मिक आधार बन गया, हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई, मुस्लिमों की भावनाएं आहत हुई। इसलिए कहा गया कि इमीडिएट कॉज के अंतर्गत सबसे पहले 19वीं पैदल सेना के सिपाहियों ने, इन्फेंट्री 19th इन्फेंट्री ने, इसको मैं बिगाड़ दूं, 19th इन्फेंट्री ने, जिसे हम लोग कहेंगे बहरामपुर की इन्फेंट्री, बहरामपुर की पैदल सेना। बहरामपुर मतलब उड़ीसा, उड़ीसा के द्वारा सबसे पहले 19th इन्फेंट्री के सिपाहियों में विद्रोह हुआ। और इसके बाद कहा जाएगा कि 34th इन्फेंट्री, जिसका एक सिपाही जो कि बैरकपुर में तैनात है, ये इन्फेंट्री बैरकपुर वेस्ट बंगाल में तैनात इन्फेंट्री है, जिसका एक सिपाही जिसका नाम है मंगल पांडे, इसके द्वारा विद्रोह किया गया। डेट है 29 मार्च 1857। ठीक, तो मैंने आपको इमीडिएट कॉज बता दिए। 29 मार्च 1857 को 34वीं पैदल सेना के सिपाही मंगल पांडे के द्वारा, जो कि बलिया के मूल निवासी हैं, इनके द्वारा अपने कैप्टन, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट बॉग, BAUGH, और जनरल हारसे, इनको गोली मार दी गई। तो बोला गया यहां से वास्तविकता में 1857 के रिवॉल्ट का बिगुल फूंक दिया गया। इस 1857 के रिवॉल्ट के बेसिक में क्या है, तो ये मुझको समझ में आ गया कि हाँ, बैकग्राउंड में कई सारी समस्याएं चल रही हैं, लेकिन जो तात्कालिक कारण है, उस तात्कालिक कारण की अगर मैं बात करूं तो वो तात्कालिक कारण जहां से विद्रोह भड़का वो है भावनाओं का आहत होना। कौन सी भावनाएं? जिसमें कहा गया कि आपको वो कारतूस मुंह से मतलब उसको काटना है, उसके ऊपर का लेयर जिसमें पिग और काऊ का फैट लगा हुआ है, चर्बी लगी हुई है। धर्म भ्रष्ट, रिलीजन पे प्रहार कर दिया गया, तो दिक्कत होगी। तो ये इमीडिएट कॉज याद रखिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले 19वीं इन्फेंट्री में विद्रोह हुआ बहरामपुर उड़ीसा, और उसके बाद 29 मार्च 1857 को 34th इन्फेंट्री, जहां पर मंगल पांडे नाम के क्रांतिकारी ने, जो कि बलिया के मूल निवासी हैं, इनके द्वारा लेफ्टिनेंट बॉग को और जनरल हारसे को गोली मारी गई। ठीक, अब इस विद्रोह के केंद्र की अगर बात करूं कि कहां कहां पर ये बेसिकली ये विद्रोह भड़का, तो जनरली आपको याद रखना है कि जो बीच वाली बेल्ट है इंडिया की, वहां पर ये विद्रोह ज्यादा भड़का। फॉर एग्जाम्पल कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, बिहार में कुंवर सिंह जी थे, असम में भी कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र तो रह ही गया। क्यों दिल्ली को मैंने बोला सबसे बड़ा केंद्र? वास्तविकता में
इस विद्रोह को कभी कभार दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि जहां से भी जो विद्रोह उठेगा उसको दिल्ली की तरफ कूच करना है, इसलिए इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। तो दिल्ली में सबसे पहले ये विद्रोह मेरठ में राइज हुआ, सबसे पहले मेरठ में उठा, जहाँ के लोग 10 मई 1857 10th ऑफ मई 1857 को मेरठ में विद्रोह फूटा। इसके बाद यहाँ के लोग चल के कहाँ पहुंचे? दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के बाद यहाँ के लोगों ने बहादुर शाह जफर को मतलब उनके गिर खड़काया और बोले कि आपको हम अपने हिंदुस्तान का शहंशाह नियुक्त करते हैं। बहादुर शाह जफर पहले तो मना किए कि नहीं, हमें हिंदुस्तान का शहंशाह नहीं बनना, ब्रिटिशर्स बड़े खतरनाक हैं, हमारी उम्र भी है। लेकिन जब ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि बहादुर शाह जफर के द्वारा जब महल से झांक कर देखा गया तो बहादुर शाह जफर ने देखा कि कई बहुत दूरी तक लोगों के मुंडियां दिखाई दे रही हैं, सर दिखाई दे रहे हैं, सड़क नहीं दिखाई दे रही है। बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह की प्रबलता समझ में आई, कितना स्कोप है यहाँ पर। बहादुर शाह जफर ने हिंदुस्तान का शहंशाह बनना स्वीकार कर लिया जोश में आकर। लेकिन उसके उपरांत कहा जाता है कि ये वही बहादुर शाह जफर हैं जिनको बाद में अंग्रेजों ने बहुत घसीटा, इवन यहाँ तक घसीटा कि इनको मरने के उपरांत कब्र भी भारत की स्वीकार नहीं हुई। रंगून में इनको दफनाया गया क्योंकि इनको निर्वासित कर दिया गया था रंगून। ठीक, ये वही बहादुर शाह जफर हैं जिनकी आंखों के सामने उनके बच्चों को लाल किले के अंदर गोली मार दी गई। कई बार यह प्रश्न आते रहते हैं, तो आप अगर सुनते रहेंगे तो आपको फायदा होगा। जैसा कि मैंने बोला, कई सारे केंद्र थे, जैसे कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर और इनका जो लेफ्टिनेंट था उसका नाम था बख्त खान, वो लीड कर रहे थे। इसके अलावा कानपुर में हम लोग नाना साहेब और तात्या टोपे का नाम सुनते हैं। तात्या टोपे जिन्हें हम लोग राम तनु पांडे भी कहते हैं। ठीक है, राम तनु पांडे। तात्या टोपे के बारे में कहा जाता है कि राम तनु पांडे को उनके एक जमींदार दोस्त के द्वारा धोखा दे दिया गया, मान सिंह के द्वारा धोखा दिया गया, पुलिस ने इनको पकड़ लिया धोखे से। अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो आप जनरली बेगम हजरत महल की बातें सुनते हैं, उनके बेटे बिरजिस कादिर की बातें सुनते हैं, आप वाजिद अली शाह की बातें सुनते हैं। इसके अलावा आप एक नाम और सुनते हैं जनरली, जिसको हम लोग कहते हैं मैं उसका नाम मेरे दिमाग से मिस हो गया है, लेकिन जनरली उसे ब्रिटिशर्स का कट्टर दुश्मन कहा गया। उस व्यक्ति को ब्रिटिशर्स का कट्टर दुश्मन कहा गया। उस व्यक्ति को डंका शाह भी कहा गया। अगर आप इस चीज़ को खोजेंगे, मेरे दिमाग से वो नाम एकदम से मतलब मिसप्लेस हो चुका है, आप इसको सर्च करिएगा। 1857 के रिवॉल्ट के दौरान डंका शाह की उपाधि टाइटल किसे दिया गया या किसे कट्टर दुश्मन कहा गया, और इसे कमेंट करिएगा कि कौन है लखनऊ से जिसे ब्रिटिशर्स का कट्टर दुश्मन कहा गया। वॉर टैक्टिक्स में इतना कुशल व्यक्ति, जिसके लिए कहा जाता था कि एक बार में अपनी तलवार से 20-30 लोगों के सर धड़ से अलग कर देता था। इसको पकड़ने के लिए पुलिस ने उस वक्त 50,000 रुपए का इनाम रखा। इवन जब यह व्यक्ति पकड़ लिया गया तो इसको बीच चौराहे पर फांसी दी गई, ताकि लोगों को ये डर बैठ जाए कि अब अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं बोलना है। ठीक, तो आपको ये नाम बताना है मुझे, कौन है ये डंका शाह, कौन ये ब्रिटिशर्स का कट्टर दुश्मन, इसका नाम क्या है। ठीक, झांसी से सबको पता है रानी लक्ष्मीबाई ये लीड कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई, याद रखिए, इनकी कब्र ग्वालियर में है, जन्म स्थान वाराणसी में है। इनका जन्म स्थान रानी लक्ष्मीबाई का झांसी में नहीं है, झांसी में ससुराल है। बरेली से खान बहादुर खान, बिहार से कुंवर सिंह, असम से मनीराम दत्ता, ये कुछ नाम है जो आपको 1857 के रिवॉल्ट के संबंध में याद रखने हैं और ये आते हैं। ठीक, और कानपुर से एक व्यक्ति और, अजीमुल्ला खान, अगर आप याद रख पाए तो अजीमुल्ला खान कानपुर से। अब एक बात समझ में आती है कि 1857 के रिवॉल्ट के मतलब विद्रोह के बारे में बहुत सी चर्चाएं हो जाती हैं। आखिर ये रिवॉल्ट फेल क्यों हो गया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये रिवॉल्ट फेल हो गया? तो सबसे बड़ा पहला कारण जो आपको हमेशा याद रखना है वो ये कि जो शिक्षित वर्ग था, वो तटस्थ था, उसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। एजुकेटेड क्लास तटस्थ थी, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। आप पार्टिसिपेट नहीं किया, आप कहेंगे क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको लगता था, शिक्षित वर्ग को लगता था कि वास्तविकता में भारत को आधुनिक भारत अगर कोई बना सकता है
आधुनिकता प्रदान कर सकता है तो वह है ब्रिटिशर्स, जो भारत को साइंस वाइंस सिखा देंगे, गणित पढ़ित सिखा देंगे। हम विज्ञान पे आधारित हो जाएंगे कि अभी तक तो हम वेदों के आधार पे चल रहे हैं, धर्म के आधार पे चल रहे हैं, तो उनको लगता है साइंस का ज्ञान दे देंगे। नंबर 2 आपको देखना पड़ेगा कि इस विद्रोह का जो प्रसार है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मिडिल बेल्ट में प्रसार है, नॉर्थ में बहुत ज़्यादा नहीं है, साउथ में तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, बहुत कम दिखाई देता है। नंबर 3 आपको याद रखना पड़ेगा इस चीज़ में कि इसके फेल होने का सबसे बड़ा कारण है कम्युनिकेशन गैप। संचार के जो साधन है वो बहुत मिसिंग है। जो कुछ भी था उसको तो अंग्रेजों ने वैसे भी बर्बाद कर दिया बीच में, लेकिन कम्युनिकेशन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हर किसी को दिल्ली पहुंचना है, तो कानपुर से पता लगा, एक खत लिखा गया नाना साहेब या तात्या टोपे के द्वारा बहादुर शाह जफर दिल्ली के शहंशाह के लिए कि प्रिय भारत के, हिंदुस्तान के शहंशाह, हम दिल्ली के लिए आ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा मतलब धीमा है कि ये लोग पहुंच गए लेकिन पत्र अब तक नहीं पहुंचा, तो कम्युनिकेशन गैप है। नंबर 4, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं। सुविधा ट्रांसपोर्टेशन की नहीं है, सुचारू रूप से ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, पहुंचेंगे कैसे? ठीक है, कानपुर से चले, दिल्ली चलो आंदोलन है, दिल्ली पहुंचना है, लेकिन यहाँ से तो बहुत जोश में शुरू किया, लखनऊ से बहुत जोश में शुरू किया, झांसी से बहुत जोश में शुरू किया, बरेली से बहुत जोश में शुरू किया, पहुंचना दिल्ली है, लेकिन पहुंचने में लगे 15 दिन, क्रांति सो गई। ट्रांसपोर्टेशन एक अच्छा बड़ा फैक्टर है। तो ये सारे कारणों के चलते ऐसा कहा जाएगा कि वास्तविकता में 1857 का रिवोल्ट फेल हुआ, अन्यथा ये सफल रहता। लेकिन सबसे बड़ा कारण, जो मूल कारण कहा जाता है, वो याद है शिक्षित वर्ग का तटस्थ होना। ठीक, साथ में आपको याद रखना है कि 1857 के रिवॉल्ट के संबंध में बोला जाता है कि कई जगहों पर कई सारे अपने अपने व्यूज दिए गए हैं, जिसमें किसी ने इसे कहा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला संघर्ष, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला संघर्ष। ठीक, ये किसने कहा है? विनायक दामोदर सावरकर। अब ये इन्होंने कब कहा है तो ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको मॉडरेट फेज में चल रहा हूँ, उसके बाद जब मैं आपको एक्सट्रीमिस्ट फेज में चल रहा हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि भारत के बाहर से किस प्रकार से इनको सपोर्ट मिल रहा था, तब मैं आपको बताऊंगा कि विनायक दामोदर सावरकर ने बोला है इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अलावा इसको अशोक मेहता ने कहा है ग्रेट रिबेलियन। अशोक मेहता के द्वारा इसे कहा गया है ग्रेट रिबेलियन, महान विद्रोह। किसी ने कहा है इसको नेशनल रिवोल्ट, राष्ट्रीय विद्रोह। बेंजामिन डिज़राइली के द्वारा इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई, नाम है बेंजामिन डिज़राइली। डिज़राइली, ठीक। किसी ने इसे कहा है नीदर फर्स्ट नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ना तो प्रथम और ना ही स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया संघर्ष। यह किसने कहा है? ये कहा है आरसी मजुमदार। ठीक, एक थे एसी मजुमदार, वो हम लोग पढ़ेंगे 1916 का लखनऊ अधिवेशन, तब पढ़ेंगे। ये है रमेश चंद्र मजुमदार, जिन्होंने बोला नाइदर फर्स्ट नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ना तो पहला और ना ही स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया संघर्ष। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, कई बार पूछ ली जाती हैं। किसी ने इसको सिर्फ बोला है 1857, एसएन सेन ने बोला 1857, तो ये सब चीजें आपको याद रखना है कि कई बार यही सब चीजें पूछ ली जाती हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं अदर फैक्ट की बात करूं, तो मैं बोलूंगा पहला अदर फैक्ट है, नंबर 1 आपको याद रखना है कि नाना साहेब अदर फैक्ट में, और बेगम हजरत महल, ये विद्रोह के दौरान या विद्रोह के दौरान क्या खत्म होते होते विद्रोह को जब कुचल दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, कि नेपाल भाग गए, ये दोनों लोग एस्केप कर गए नेपाल। ठीक, नंबर 2, ये जब 1857 का रिवॉल्ट हो रहा था, उस वक्त इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर का नाम था विस्काउंट पाम्स्टन। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम था विस्काउंट पाम्स्टन। विस्काउंट पाम्स्टन, विस्काउंट है, डिस्काउंट नहीं है। ठीक, नंबर 3, इस विद्रोह के उपरांत एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था पील कमीशन। ठीक, पील आयोग का गठन हुआ, इसने बताया कि भारत और यूरोपियन जो सिपाही हैं उनके बीच रेशियो क्या होना चाहिए। तो
तो ये मुख्य मुख्य बिंदु जो आपको जनरली इन जनरल 1857 का रिवॉल्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि इनके नहीं याद होने से आपको समस्या होगी। जो एक पॉइंट यहाँ पर छूटा है वो ये कि कहाँ पर किसने कौन सा विद्रोह दबाया, ये हम तब पढ़ेंगे जब मैं आपको इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल के बारे में बता रहा हूँ, और उसमें कुछ अदर फैक्ट जब मैं बताऊंगा तब मैं आपको ह्यू ग्रोव्स की चर्चा करूंगा कि ह्यू ग्रोव्स ने किस प्रकार झांसी के विद्रोह को दबा दिया। तब मैं आपको टेलर की चर्चा करूंगा, तब मैं आपको आयर की चर्चा कर रहा हूँ, तब मैं आपको सर कॉलिन कैंपबेल की चर्चा कर रहा हूँ, तब मैं आपको बताऊंगा कि सर कॉलिन कैंपबेल इन लोगों ने कहाँ कहाँ के विद्रोह को दबा दिया। तब मैं आपको बताऊंगा दिल्ली का विद्रोह किसके द्वारा दबाया गया। लेकिन अभी जो 1857 के रिवॉल्ट के मुख्य मुख्य बिंदु थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। निकलसन, जॉन निकलसन की चर्चा भी तभी करेंगे जब इम्पोर्टेंट, ठीक इसके बाद में जब मैं 1857 के रिवॉल्ट के विद्रोह को दबने में कौन कौन मुख्य रूप से लोग थे दबाने में, उनके बारे में चर्चा करूंगा और उनके क्वेश्चंस को भी आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो ये 1857 के रिवॉल्ट का आज बेसिक था एकदम। ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके बाद अब शुरू होगा आपका पहले तो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने विद्रोह को कुचला, उनके नाम इंपॉर्टेंट, किनकी किनकी इसमें डेथ हो गई, और प्लस दो क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन जो आपको थोड़ा आसान, जो आपको समझ में आए कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1857 के रिवॉल्ट में। साथ में हम लोग कल शुरू करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत के जो आंदोलन हुए। जनरली ये जीएस पेपर फर्स्ट में भी पूछा जाता है, इसलिए इंडियन नेशनल मूवमेंट को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे मॉडरेट फेज, फिर देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज, और फिर देखेंगे गांधीयन फेज। ठीक, इन तीनों फेजेस को देखेंगे कि मॉडरेट फेज में क्या हुआ, कौन नेता थे, क्या इनकी डिमांड्स थी, क्या इनके आउटकम निकले। एक्सट्रीमिस्ट फेज में हम देखेंगे कि कौन लीडर था, क्या डिमांड थी, क्या इन्होंने किया, और इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट या फिर ईयर हैं जहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट फेज के द्वारा काम किए गए। और गांधीयन फेज में हम लोग देखेंगे गांधी जी का भारत में आगमन, पहली बार आगमन, पुनः आगमन, फिर स्थायित्व, वहाँ पे रुकना, उसके बाद चंपारण और खेड़ा अहमदाबाद सत्याग्रह, चंपारण अहमदाबाद खेड़ा सत्याग्रह, साथ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कई सारी चीजें साथ में गांधी जी के देखेंगे। एक्सट्रीमिस्ट फेज में जब चल रहे होंगे 1919 से ठीक थोड़ा सा मतलब ठीक 1919 की शुरुआत हो रही होगी, तब जलियांवाला बाग कांड भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये चर्चा होगी, लेकिन अभी आज के लिए 1857 का रिवॉल्ट आपको पढ़ना है। इसके बाद शुरू होगा कल से इंडियन नेशनल मूवमेंट। पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि और लोग भी इसको फ़ायदा कर लें, इसका फ़ायदा उठा पाएँ। साथ में अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ पाएँ। अन्य किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नीचे दिए रहे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पढ़ाई से संबंधित अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे 6396743810 इस पर भी पिंग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।